नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार हिस्टोरिका इंडिया में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। आप लोगों को पता है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के जो नए परिसर हैं उसके जो परिसर का उद्घाटन किया है, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय अभी सुर्खियों में बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में शेयर किया जाए, इतिहास की कुछ जानकारियाँ शेयर किया जाए बहुत शॉर्टकट में। दोस्तों, तो नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय में आपको पता है कि बिहार राज्य के जो नालंदा जिला है वहाँ स्थित है, जो राजगीर के करीब है। और आपको पता है कि राजगीर एक बहुत ऐतिहासिक जगह है। मगध की सबसे पहली राजधानी राजगीर ही है, जो पंच पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और आप लोगों को पता है कि वर्तमान में नालंदा जो जिला है उसका जो हेड क्वार्टर है वो बिहार शरीफ है। और जो बिहार शब्द आया वो बिहार बौद्ध बिहारों से आया। पहले बिहार शरीफ था, लेकिन बाद में मुस्लिम शासन के समय जब वहाँ सूफी संतों का जब वहाँ जमवारा शुरू हुआ तो बिहार से फिर बिहार शरीफ बन गया। ये आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, हम नालंदा विश्वविद्यालय के बात में शॉर्टकट में करेंगे, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो लगभग 5वीं शताब्दी में 427 ईस्वी के आसपास कुमार गुप्त ने, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। इसकी जो साक्ष्य हमें मिलती है वो वहाँ से एक सक्रादित्य का एक सील मिलता है, जिसको एनरिया पिंक ने और स्टुअर्ट स्कॉर्फी ने कुमार गुप्त के रूप में पहचाना है। फिर वहाँ से कुमार गुप्त का सिक्का भी प्राप्त होता है उत्खनन के पश्चात। तो थोड़ी सी मैं जर्नी बताना चाहूँगा नालंदा विश्वविद्यालय का। तो आप लोगों को पता होगा कि कुमार गुप्त के बाद, स्थापना के बाद, जो उसके उत्तराधिकारी थे, चाहे वो बुद्ध गुप्त हो, तथागत गुप्त हो, चाहे बालादित्य हो, जो वज्र हो, इन लोगों ने भी नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण प्राप्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय बाद में के गुप्तों के बाद जो वर्धन वंश का हर्षवर्धन थे, उन्होंने भी इसका संरक्षण प्रदान किया। और वहाँ से नालंदा से शिलादित्य, जिस हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य भी था, जिसका एक सील वहाँ से प्राप्त होता है। और वेंसुआंग के अनुसार, जिसको स्वानचांग चाइनीज में कहा जाता है, एक चाइनीज यात्री था जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की थी। और उन्होंने ऐसा लिखा है कि जो हर्ष थे, मतलब हर्षवर्धन, उन्होंने 100 गांव दान दिया था, यानी 100 गांव का राजस्व दान दिया था। और 200 घरों के, गांव, प्रत्येक गांव के 200 घरों के लोगों के जो थोड़ा सा ठीक ठाक लोग थे, उनको कहा था कि जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो मॉन्क्स हैं, और यहाँ जो पढ़ने वाले हैं, गुरु और शिष्य हैं, उनको आप घी, दूध, चावल, गेहूँ जैसे जो दैनिक जीवन के जो ज़रूरत है उसको आप लोग प्रदान करें। फिर ऐसा निर्देशित किया। आपको पता है कि स्वानचांग 2 बार नालंदा की यात्रा किया, 637 में, फिर 642 में। और लगभग 2 साल नालंदा महाविहार में रह के उन्होंने पढ़ाई की। उस समय जो वहाँ के कुलपति थे वो सिल्वर्स थे, जो सभी कह सकते हैं कि जो सभी जो वहाँ पर चल रहा था डिपार्टमेंट, या कह सकते हैं विषयों के बड़ा प्रकांड विद्वान थे। और स्वानचंग का जो वहाँ नाम लोगों ने दिया था, वो नाम दिया था मोक्ष देव, जो उनका नाम पड़ा था स्वानचंग का। और आप लोगों को स्वानचंग के डायरी के अनुसार वहाँ लगभग 10,000 स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण कर सकते थे विभिन्न देशों के। और लगभग 1500 से अधिक वहाँ पे क्या थे, शिक्षक थे, जो विभिन्न विषयों के प्रकांड विद्वान थे। और वहाँ जैसे कह सकते हैं कि जैसे बुद्धिज्म के मध्यम का हो गया, योगाचार हो गया, सरस्वतीवाद हो गया, सभी निकायों की वहाँ पढ़ाई होती थी। इसके अलावा व्याकरण हो गया, वेद हो गया, मेडिसिन हो गया, लॉजिक यानी तर्क हो गया, गणित हो गया, खगोल शास्त्र हो गया यानी एस्ट्रोनॉमी हो गया, फिर अल्केमी हो गया, इन सारी चीज़ों की वहाँ पढ़ाई होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें वर्तमान के सभी जो विषय हैं वो विषय को उस समय वहाँ पे पढ़ाया जाता था। यानी कह सकते हैं कि एक वेल ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी थी। और आप लोगों को पता है कि उन्होंने लिखा कि वहाँ धर्मगंज नामक एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, मल्टी स्टोरेज, 7वीं मंजिल स्टोरेज बिल्डिंग थी, जिसमें 3 उसके विभिन्न अंग थे, जिसमें रत्न दधी थी, रत्न सागर थी, रत्न रंजिका थी, जिसमें लाखों किताब थे। और आपको पता है कि स्वानचंग जो जब चीन लौटा तो 20 घोड़े में लगभग 520 बक्सों में 657 किताबें, 150 से ज़्यादा रिलिक्स वो लेके वहाँ गए। और आपको पता है कि स्वानचंग ने खुद 74 से ज़्यादा जो किताबें थी, बौद्ध धर्म की जो किताबें थी, जो नालंदा विश्वविद्यालय से वो लेकर गए थे, उसका उन्होंने चाइनीज भाषा में
ट्रांसलेट भी किया था। उसके बाद हमको ईजिंग, जिसको ईसिंग भी आप लोग कहते हैं, वो यहाँ 673 ईस्वी में आया था। वो समुद्री मार्ग में आया था नालंदा, और वो लगभग 10 सालों तक नालंदा में शिक्षण ग्रहण किया। और वो बताता है कि उनके समय में लगभग 200 ग्रामों का राजस्व नालंदा विश्वविद्यालय को प्राप्त होता था। और जब 695 में ईस्वी में जब वो लौटते हैं, तो वो 400 बुक यानी किताबें और लगभग 300 बुद्ध के रिलिक्स को लेके लौटते हैं। कहाँ लेके लौटते हैं? अपने देश चाइना लेके लौटते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय कितना समृद्ध था। फिर देखते हैं कि जब 750 ईस्वी से जब पाल वंश की स्थापना होती है गोपाल के समय, तो देखते हैं कि गोपाल भी वदनपुरी महाविहार बनाते हैं। फिर उनकी जो लीनेज धर्मपाल, वो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना करते हैं और नालंदा महाविहार का भी संरक्षण प्राप्त करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि विक्रमशिला पालों के समय विक्रमशिला महाविहार की जो एक गवर्निंग बॉडी थी, 6-10 सदस्यीय गवर्निंग बॉडी, वो नालंदा विश्वविद्यालय की भी देखभाल करती थी। फिर चाहे उनका पुत्र हो देवपाल, उनके वंशज हो, सूरपाल हो, सभी ने। और आपको पता है कि शैलेंद्र किंग जो थे बालपुत्र देव, उनके कहने पे, उनके आग्रह पे देवपाल ने नालंदा में एक विहार भी बनवाया था, जहाँ के बौद्ध भिक्षु या छात्र नालंदा आते थे। सुमात्रा जावा, जिसको हम लोग स्वर्ण द्वीप कहते हैं। तो देखेंगे कि दोस्तों लगभग 400 मतलब 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक एक बड़ा ही स्वर्णिम इतिहास हमको देखने को मिलता है नालंदा इंस्टीट्यूट के। और 12वीं शताब्दी के लास्ट में लगभग 1200 के बाद ये देखने को मिलता है, जब देखने को मिलता है कि धीरे 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 नालंदा विश्वविद्यालय का समाप्त हो गया, विध्वंस हो गया। और हम विध्वंस के कुछ कारणों को भी पड़ताल करेंगे कि विध्वंस के कुछ कारण क्या है। तो देखेंगे कि मिनहाज सिराज जो एक उस समय के जो तत्कालीन मुस्लिम राइटर है, उसकी एक किताब है तौकात नासरी। उसमें वो लिखता है कि 1202 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जो आपको पता कुतुबुद्दीन ऐबक का सिपह सलार था, वो बंगाल का आक्रमण करता है, बंगाल की तरफ जाता है दिल्ली से, और वो पूरे इलाके को लूटते हुए जाता है। और जो उदंतपुरी था, जो नालंदा के पास है 9-10 किलोमीटर की दूर पे, वो उसका हेडक्वार्टर बनता है। और वो नालंदा महाविहार को भी लूटता है, और इर्द गिर्द के वहाँ जितने भी बस्ती थी उसमें लूट मार करता है। और जो शिक्षण संस्थान से, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, इन सारे को वो क्या करता है? लूट पाट करके कत्ल आम मचा देता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के जो लाइब्रेरी है उसको भी जला दिया, जिसके कई सालों तक, कई महीनों तक, लगभग 3 से 4 महीने ऐसा बताया जाता है कि वो जलते रहे। हाँ, ये कितने महीनों तक जलते रहे कि इसकी कोई आर्कियोलॉजिकल, कोई हिस्टोरिकल साक्ष्य नहीं है। सच ये है कि तौकात नासरी में मिनहाज सिराज लिखता है कि बख्तियारुद्दीन खिलजी की सेना ने उदंतपुरी के आसपास जितने भी इलाके थे वहाँ लूटपाट मचाता है, और जो वहाँ मॉन्क थे, भिक्षु थे, उनका कत्ल करता है। तो इसका मतलब कि नालंदा और उदंतपुरी में यानी बिहार शरीफ में ज़्यादा दूरी नहीं है, जिससे इतिहासकारों के अनुसार कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, उसी कुछ इतिहासकार जो आजकल यूट्यूब चैनल पे खुद को इतिहास बनाते हैं, वो कहते हैं कि नालंदा उसके रूट पे था ही नहीं, वो बंगाल जा रहा था, वो बिहार शरीफ था और उसका रूट दूसरा था। वो बताते हैं कि पटना से इतनी दूरी है। वैसे फर्जी जो लोग, 1-2 चैनल पे नाम नहीं लूँगा, वो उनको पता ही नहीं है कि बिहार शरीफ और नालंदा के बीच कितनी दूरी है, कि दोनों एक ही जगह है और 9-10 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर है। उनको कुछ नहीं पता है। लेकिन चलिए, अपना एक प्रोपेगेंडा के तहत, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो इतिहास के फैक्ट पे कर रहा हूँ। और उसके बाद तिब्बती एक भिक्षु हैं ध्रुव स्वामिनी, वो 1234 में नालंदा आए थे, और वह उन भिक्षुओं से मिला था जो 1200 से लेकर 1226 तक नालंदा में थे। उन्होंने लिखा है कि तुरुस्क एक शब्द है जो मुसलमानों के लिए उस समय प्रयोग होता था, ने 1193 से लेकर 1205 के बीच
नालंदा पर आक्रमण करके महाविहार को विध्वंस कर दिया और भिक्षुओं का कत्ल कर दिया। भिक्षुओं ने 1200, अब देखिए भिक्षु भाग गए थे बच के, उसमें 1230 तक, 1230 क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 1230 में ध्रुव स्वामी जो है वो नालंदा आना चाहते हैं। वो पहले नेपाल में रह रहे थे और बिहार नालंदा आना चाहते हैं। तो कत्ल और विध्वंस का खौफ देखिए कि जो इसके साक्षी थे वो मना करते हैं ध्रुव स्वामी को कि आप नालंदा मत जाइए। और 1235 में वह नालंदा को पूरी तरीके से डैमेज और बर्बाद देखा था। कौन देखा था? ध्रुव स्वामी। लेकिन एक छोटे स्तर पे, क्योंकि वो तो चला गया बख्तियार खिलजी मार पीट के, तो वहाँ के जो कुछ लोग थे, जो कुछ बहुत भिक्षु बच गए थे, तो वहाँ एक धनी जो ब्राह्मण थे जयदेव नाम का, ध्रुव स्वामी के अनुसार उन्होंने भिक्षुओं को मदद किया और फिर से थोड़े एक स्तर पे पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हुआ। और जो बोध गया के पिट्ठीपति शासक थे, वे बचे हुए बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया और एक लघु स्तर पे पढ़ाई लिखाई कहा कि शुरू करिए। लेकिन ध्रुव स्वामी के अनुसार जो जयदेव था, जो ध्रुव स्वामी का संरक्षक थे, यानी बौद्ध भिक्षुओं का संरक्षक था, उसको जो तुरुष्क सैनिक थे अर्थात मुस्लिम सैनिक थे, वो गिरफ्तार कर लेते हैं और उन सजा देते हैं कि तुमने बौद्ध भिक्षुओं को मदद की। तो वो एक मैसेज संदेश भेजते हैं इन लोगों के पास कि जो मुस्लिम सैनिक हैं, वो जो गुरु मतलब जो मेन मॉन्क थे राहुल श्री भद्र, उनको और जो अदर मॉन्क यानी शिष्य हैं उनका कत्ल करना चाहता है, इसलिए आप लोग हैं वहाँ से भाग जाइए। तो ये मैं आपको ध्रुव स्वामी के अकाउंट के अनुसार बता रहा हूँ। और ध्रुव स्वामी ने उदंतपुरी में वो अपना आंखों देखा हाल भी बताते हैं कि कैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बाद में भी कब 1235 के बाद भी जो वहाँ छोटे कमांडर बच गए थे, क्योंकि वो हेडक्वार्टर हो गया था बिहार शरीफ, जो आज का बिहार शरीफ है, उस समय उदंतपुरी था। वो जो हेडक्वार्टर था वो कैसे फिर से वहाँ कत्लेआम मचाता है ये, और जो बचे खुचे जो महाविहार उदंतपुरी महाविहार था उसको किस तरीके से नष्ट करता है, ये आंखों देखा हाल किनका है? ध्रुव स्वामी का। बाद में 16वीं 17वीं शताब्दी में तिब्बती लामा धर्म तारानाथ आते हैं, वो भी ये चीज़ें लिखते हैं, लेकिन उनका जो अकाउंट है लगभग 400 सालों बाद का है, 500 सालों बाद, और ये वो एक लेजेंडरी वे में लिखते हैं, तो उनका उस तरीके से ऐतिहासिक महत्व नहीं है। अब धीरे धीरे जब क्या हुआ कि वहाँ से लोग भाग गए बौद्ध में, फिर उसको क्या हुआ, जो संरक्षण प्राप्त फिर उस तरह नहीं हो पाया और छोटे स्तर पे वहाँ लोग पढ़ाई लिखाई चलते, लेकिन कभी उसका फिर से पुनरुत्थान नहीं हुआ। फिर बाद में अंग्रेज़ों के समय लगभग 1811-12 में फ्रांसिस बुकानन ने उसका सर्वे किया और 1837 में मेजर मार्कम किट्टो ने उसका उत्खनन किया और वही 1861-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम और एएसआई ने उसका ऑफिशियल करा। फिर 1915 और 1901 में देखते हैं कि स्नूपर महोदय ने इसका उत्खनन करवाया और 1920-21 में शास्त्री और 1928 में पेज कुरैशी और अमलानंद घोष ने उसका उत्खनन करवाया और आईएसआई ने एक लिमिटेड जगह पे खुदाई करवाए और उत्खनन करवाया और आईएसआई ने कहा कि जो निकट के गांव है 3 किलोमीटर दूर बरगांव, वहाँ तक नालंदा विश्वविद्यालय के जो मिनिस्ट्री हैं फैले हुए। और आपको बाद में होगा कि नेहरू जी ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की भी शुरू वहीं करते हैं, फिर प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहते हैं कि वहाँ एक बौद्ध शिक्षा का एक स्थान होता है, तो उसके लिए फिर आप देखते हैं कि नव नालंदा महाविहार बनता है। इसी तरीके से जब 2006 में बिहार मंत्रिमंडल को संबोधित करने के लिए जब एपीजे अब्दुल कलाम आए थे, एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति, तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक नालंदा विश्वविद्यालय पूरे नए तरीके से बनाने की इच्छा जाहिर की थी और नीतीश कुमार बड़े प्रभावित हुए उनसे और उन्हें लगभग 755 एकड़ ज़मीनें अधिग्रहण किया नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। और फिर बड़ी कोशिशों के बाद जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो 2010 में एक नालंदा यूनिवर्सिटी बिल लेके आती है और वो एक 1750 करोड़ रुपया और फिर 950 करोड़ रुपया नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्संरचना के लिए बनाने के लिए देते हैं, जिसके आधार पर नालंदा विश्वविद्यालय बनता है
और वही 2014 के आसपास वहाँ थोड़ी बहुत स्तर पर पढ़ाई शुरू हो जाती है और एपीजे अब्दुल कलाम पहले उसके विजिटर बनाए जाते हैं और अब प्रोफेसर अमर्त्य सेन उसके पहले कुलाधिपति बनाए जाते हैं। और फिर आप देखते हैं कि सुषमा स्वराज जी ने उनका उद्घाटन किया था शिक्षण संस्थान का। और फिर आज जब बिल्डिंग पूरी तरीके से बन गई तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। तो देख सकते हैं कि हजारों साल पुराना नालंदा विश्वविद्यालय जो किसी एन केन प्रकरण ख़त्म हो गया था उसको फिर से एक शुरू करने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन इन 10 सालों में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो गया। मोदी सरकार ने 30% उसका बजट घटा दिया। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को इस स्तर से नालंदा विश्वविद्यालय को मनोयोग से विस्तार करना चाहिए ताकि वो भी ऑक्सफोर्ड और MIT की तरह, हार्वर्ड की तरह फिर से इस दुनिया में शिक्षा की तरह और एक बार पुनः बिहार शिक्षा का राज बन जाए, शिक्षा का स्थान बन जाए जो पूरी दुनिया को आलोकित करे। आज पूर्व की तरह आज भी वहाँ 17 देश के लगभग 400 छात्र पढ़ते हैं। तो हम लोग बिहार वासियों का यही आशा है कि नालंदा विश्वविद्यालय फिर से एक बार ज्ञान ज्योति के रूप में, प्रकाश ज्योति के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में, ज्ञान पुंज के रूप में पूरी दुनिया को आलोकित करते। तो देखते रहिए हमारे हिस्टोरिका इंडिया चैनल को और उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।